जी आवाज ठीक है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज ये आपका सबक नंबर 7 है। इससे पहले गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने फंडामेंटल एनालिसिस का बयान चल रहा था, और ये बात चल रही थी कि अगर आपको एक अच्छा शेयर तलाशना है तो उसमें हम कैसे देखते हुए, रिसर्च करते हुए, स्टेप बाय स्टेप तरतीब से हम देखते हुए कैसे शेयर को देखेंगे, कैसे मुतय्यन करेंगे। तो आज ये कह लीजिए कि स्टॉक सिलेक्शन का जो फाइनल सबक आज है कि स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या हैं, और स्टॉक सिलेक्शन के जो मेयारात हैं, और उसके जो उसूल ज़वाबित हैं, उसकी जो खसूसियात हैं क्या होनी चाहिए, वो आपके सामने क्या आज पेश की जाएंगी, उसका आखिरी पार्ट। देखिए, कल जैसा कि गुज़श्ता 2 असबाक के अंदर आपके सामने बताया गया कि कंपनियां लार्ज कैप, मिड कैप, फिर मैंने उसके स्मॉल कैप, फिर आगे चल करके बताया कि इसमें फिर आरओई, आरओसी, पीबीपी, ईपीएस वगैरह वगैरह इतना इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आज का सबक आखिरी पार्ट है, और इसके अंदर कुछ चीजें आपके सामने जिक्र की जाएंगी जो कि बहुत जरूरी हैं। चलिए, किसी भी शेयर को जब आप पिछले असबाक के मुताबिक जब आप इतना करके फारिग हो जाएं, तो अब अगला मरहला आता है कि उस शेयर का हमको सेक्टर सबसे पहले नंबर पर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? सेक्टर देखना चाहिए। अब सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो शेयर हम खरीदने जा रहे हैं वो किस शोबे से ताल्लुक रखता है, यानी उसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस क्या कहते हैं, सेक्टर से ताल्लुक रखता है, किस शोबे से ताल्लुक रखता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम अगर एक काम करने जा रहे हैं, एक दुकान खोलने जा रहे हैं, मिसाल के बाद 2 लाख रुपए मेरे पास है, मुझे एक दुकान खोलनी, तो हम लोग पहले क्या देखते हैं कि किस शोबे में, किस सेक्टर में हमको अपनी दुकान डालनी है। क्या मुझे किताबों का काम करना है, क्या मुझे लेडीज कपड़े का काम करना है, क्या मुझे चूड़ियों का काम करना है, क्या मुझे मोबाइल वगैरह का या फोन वगैरह का काम करना है, या मुझे रेस्टोरेंट का काम करना है, कौन सा काम करना है। ये सब सेक्टर कहलाते हैं। यानी फार्मा सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसी तरीके से क्या बोलते हैं, मेटल सेक्टर, जिसमें स्टील, लोहा, तांबा वगैरह वो वगैरह आ जाते हैं। बहुत सारे सेक्टर आपको शेयर मार्केट के अंदर आपको मिलते हुए नजर आ जाएंगे। तो जब हम कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी जाती जिंदगी के अंदर, कोई चीज खरीदते हैं या कोई बिजनेस प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? यही तो देखते हैं कि सेक्टर से, यानी किस शोबे में हमको पैसा डालना है, अपनी दुकान डालनी है, कौन सा शोबा, कौन सी दुकान यहाँ पर क्या है चलने वाली। ये सब तमाम चीजें हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी जो आप कोई शेयर खरीदने जा रहे होते हैं, ये कोई जुआ या सट्टा नहीं है, ये बिजनेस के अंदर आप पार्टनर बनने जा रहे हैं। लिहाजा सेक्टर देखना जरूरी होता है कि भाई सेक्टर हम जो देख रहे हैं, क्या वाकई ये बिजनेस, ये शोबा, जिस शोबे के अंदर हम पैसा लगाने जा रहे हैं, मुस्तकबिल में इसकी मांग है भी कि नहीं है। भाई अगर किसी उल्टे पुल्टे सेक्टर में हम पैसा डाल दें जिसकी डिमांड ही ना हो, तो कैसे उसकी कंपनियां का तरक्की करने वाली हैं। एक मिसाल में दिया करता हूँ भाई, मेरे ये बताइए कि अगर किसी मदरसे के गेट के ऊपर, दारूम देवबंद के गेट के ऊपर आप ले करके चले जाएं, और मेकअप का सामान, लेडीज के सूट, बेहतरीन बुर्के, बेहतरीन नकाब, और लेडीज दुपट्टे, लिपस्टिक और सैंडल, ये वो बेचने लगे, तो क्या तलबा खरीद लेंगे? और आप एक महीना लगा के बैठे और कहें मेरी दुकान नहीं चल रही है, अकल मारी गई है, भाई वहां दुकान कैसे वो चल जाएगी? जाहिर सी बात है, वहां जो जगह है वो, जाहिर सी बात है, वहां लेडीज कपड़े बिकेंगे थोड़ी ना। वहां बिकेगा तो कुर्ता, टोपी, मिसवाक, ये सब बिकेगा। वहां बिकेगी तो किताबें बिकेंगी, वहां बिकेंगी तो तलबा की जो जरूरियात की चीजें वो बिकेंगी। इसी को तो कहते हैं सेक्टर देखना। अच्छा, कोई लेडीज की मार्केट, अभी ईद का माहौल चल रहा है, वो कोई लेडीज की मार्केट उठाइए और कहिए मेरे मेरे सीने के अंदर उम्मत का बड़ा गम है, बड़ा दर्द है, लिहाजा बुखारी, तिरमिजी और ये सब उठाइए और ले जा करके जाइए वहां मार्केट में लगा दीजिए, लेडीज के जहाँ कपड़े मिलते हों। आप सोचिए कि मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया हदीस पढ़े, कुरान पढ़े, अच्छा बड़ा दर्द है, लेकिन यार बेवकूफी वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए ना। वहां कौन खरीदेगा बुखारी, तिरमिजी लेकर के? एक वो खरीद लेगा, लेकिन वहां अब आपका, जाहिर सी बात है, आपका पेशा है, तो वहां पेशा थोड़ी ना चल जाएगा आपका। तो इस वजह से सेक्टर का देखना बड़ा जरूरत है। बहुत दूर ना जाइए। अभी मैं तो 1 साल से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ। मैं एक मिसाल दिया करता था 5 6 7 8 महीना पहले से, कि मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे कुछ साल पहले तक लोगो बनाना, लोगो डिजाइन करना, और ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी डिजाइन करना, लोगो बनाना, और ये सब चीजें बनाना, नाम लिखना, आप देखते थे एक स्किल मानी जाती थी, एक हुनर था कुछ साल पहले तक, और लोग अच्छा पैसा इसमें कमा रहे थे। ठीक है, एक लोगो बनवाना है, एक वीडियो एडिट करवानी, कुछ करवाना है, तो लोग इसमें अच्छा खासा पैसा कमाते थे फ्रीलांसिंग के जरिए से। अच्छा,
ये मैं पहले कहा करता था और मैं मिसाल भी दिया करता था कि अब एआई आ गया, इन सब की नौकरियां खा गया। एआई आ गया, क्या होगा, इन सब की रोजगार, इन सब के पैसे क्या, इन सब की कमाई क्या खा गया, क्यों? एआई में एक क्लिक में वो लोगो बना के हमको दे देता। अच्छा अच्छा, एआई चलाना आना चाहिए बस। अच्छा, ये मैं मिसाल पहले दिया करता था। अब देखिए इसका असर क्या होता है। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका के अंदर ये समझ लीजिए कि जो आईटी सेक्टर की, यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की जो कंपनियां, जैसे ये जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी, इनसे इनके ताल्लुक से जो कंपनियां थी, इन कंपनियों का जो सेक्टर था, पूरा सेक्टर, एआई की जितनी कंपनियां थी सब क्रैश कर गई। कुछ दिन, अभी 15-20 दिन पहले, एक महीने पहले की बात, अभी भी वो क्रैश कर रही, गिर रही। और ये समझ लीजिए पूरे एआई सेक्टर की जितनी कंपनियां थी सब के ऊपर उसका असर पड़ा और सब नीचे गिर रही हैं बुरी तरीके से। मतलब ऐसी ऐसी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां, लार्ज कैप जल्दी, इतनी जल्दी नहीं गिरती, वो 6-6, 8-8% एक दिन के अंदर गिर गई। ये बहुत बड़ी बात होती है, एकदम तबाही आ गई आईटी सेक्टर के अंदर, पूरे सेक्टर के अंदर, यानी उस सेक्टर की तमाम कंपनियां। वजह क्या है उसकी? वजह इसकी ये थी कि उन कंपनियों के अंदर जो काम करने वाले जो मुलाजमीन थे, हुआ क्या कि कुछ एआई टूल्स ऐसे आ गए कि पहले उन मुलाजमीन को तनख्वाह दे करके वो काम करवाना पड़ता था, और तनख्वाह महंगा भी पड़ता था और वक्त भी लगता था। लेकिन एआई की बरकत से वही काम एआई ऑटोमेटिक कर रहा है, कम पैसे के अंदर कर रहा है और कम वक्त के अंदर कर रहा है। तो लोगों का रुझान क्या हुआ एआई की तरफ, और लोगों की नौकरियां आने लगी, तो इससे पूरे सेक्टर पर क्या पड़ता है, एक असर पड़ जाता है। तो ये सेक्टर का असर हुआ करता है। अभी मैं 2 दिन पहले क्या, कल की मिसाल में देता हूँ, मैंने स्टेटस अपना लगा, अपने स्टेटस पे रखा था, डिफेंस सेक्टर के शेयर डाले थे। अब वो जो ब्रेकआउट हुआ था वो पहले का, मतलब पहले से बना के रखा था, क्योंकि जब जंग का माहौल हुआ तो मैं सेक्टर वगैरह देखता रहता हूँ, तो फिर जंग का माहौल जब हुआ तो मैंने बना के रखा था अपना। तो कल मैंने देखा उसका ब्रेकआउट, बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है। तो अब वो क्यों हुआ समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब जंग का वक्त होता है ना, तो ऐसे मौके पर जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां होती हैं, यानी जो क्या बोलते हैं इसको, आपके लिए जो सिक्योरिटी के ताल्लुक से, यानी जिनका काम ये सब होता है हथियार वगैरह के ताल्लुक से, या मुल्क की सुरक्षा करना वगैरह, इन सब ताल्लुक से जो कंपनियां काम करने वाली होती हैं, उन पर असर पड़ता है और उनको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। बात हमारी कि नहीं हमारी, उनको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से भी आप देखिए, जरा सा बात लंबी हो जा रही है सेक्टर, लेकिन मैं आपके कान खोलना चाह रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम की मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ, बस समझिए। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ऑयल सेक्टर, अभी ऑयल को आप देख रहे होंगे, तेल का सेक्टर जो होता है, अब चूंकि ईरान ने जो है अपना हुर्मुज को बंद कर दिया, तो जाहिर सी बात है वहां से तेल और गैस आया करता था। तो इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि तेल और गैस के रेट आसमान को छू रहे हैं, और पूरे उस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके शेयर के अंदर, मतलब या तो ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो कम से कम गिरावट से रुके हुए हैं। तो ये सब सेक्टर का बड़ा असर पड़ता है। बस हमारी ना, तो उम्मीद है सेक्टर वाली बात आपको बगौर समझ में आ गई होगी। इसलिए हमेशा एक चीज याद रखिए, कभी ऐसा भी होता है, बात आगे आएगी कि हमें मुख्तलिफ सेक्टर में पैसा डालने चाहिए। कभी आप ऐसा आगे एक ही सेक्टर के 10 कंपनियों में भी अगर आप पैसा डाल देंगे, तो सेक्टर जब क्रैश होता है, गिरता है पूरा पूरा, यानी पूरा सेक्टर रिलायंस बना दे कि उस लाइन की तमाम कंपनियों में गिरावट आएगी, कोई असर पड़ेगा तो क्या होता है, तमाम शेयर आपके गिर जाएंगे, भले से आप 10 शेयर ले रखे हों। तो इसीलिए क्या होता है, सेक्टर हमेशा देखना लाजमी और जरूरी होता है, और एक अच्छे सेक्टर का इंतखाब करना जरूरी होता है। ये देखना होता है कि मुस्तकबिल में किसकी डिमांड है, और अभी जो हुकूमत की पॉलिसी वगैरह वगैरह बहुत सारी न्यूज़ें आया करती, तो मतलब इस सेक्टर पे असर पड़ेगा, इस पे असर पड़ेगा। जैसे अभी एआई वाला मामला हुआ, तो पूरे आईटी सेक्टर के ऊपर असर पड़ गया। टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां आप देखेंगे, जो बड़े बड़े नाम, जो कंपनियां, नामचीन कंपनियां हैं, उनके अंदर क्या लॉस हुआ, कंपनी लोगों को बहुत बुरी तरीके से। इसी तरह गुजश्ता, मैं कितनी मिसालें दूं, गुजश्ता साल जब टैरिफ आया हुआ था, तो उस मौके पर बहुत सारे सेक्टर इसके जद के अंदर आए हुए थे। वो जो क्या कहते हैं, खाम वगैरह, खाम माल का जो काम करते हैं वगैरह वगैरह, सूत, धागा वगैरह और कपड़े फिर बनाना, वो बगैर पूरा एक सेक्टर जद में आया था। तो एक सेक्टर का बड़ा क्या है असर पड़ता है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए, नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 ये होता है कि एमपी, यानी मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन से आप मुराद ये ले सकते हैं कि हमेशा हमें क्या रखना है, मार्केट पोजीशन, यानी इससे आप ये कह सकते हैं न्यूज वगैरह पे नजर रखना। देखिए, दो चीजें अलग अलग, यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत से लोग न्यूज के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं। हमें न्यूज देख करके, यानी जाकर के यूट्यूब में देखेंगे, वो कह रहा होगा कि यहाँ से खरीद लेना चाहिए तो खरीद लेंगे, वो कहेगा यहाँ से बेच देना चाहिए तो बेच देंगे। ऐसा नहीं करना आपको। न्यूज से मुराद है कि आलमी न्यूज के ऊपर शेयर मार्केट में काम करने वाले को थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखनी चाहिए। बड़ी बड़ी न्यूज़ें जो हुआ करती हैं, नई छोटी मोटी लेकिन बड़ी। अब कोई बेचारा इतना भी न जाने कि ईरान और इसराइल की जंग चल रही, तो वो फिर क्या शेयर मार्केट में काम करेगा, उसको पता ही नहीं, जाकर के शेयर खरीदेगा फिर कहेगा गिर रही है। अभी कल ही तो आपके ग्रुप में एक सवाल आया था, मैंने मुझसे एक शेयर खरीदा, वो गिरता ही जा रहा, तो मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई, गिरता जा रहा है।
मैंने आपको मना किया कि 15 सब आप जब सीखने आए हैं तो पूरा सीख लीजिए पहले, उसके बाद कुछ करिए, प्रैक्टिस करिए। और सितम वाला है, सितम ये कि आपने सीखा भी नहीं है, और सितम वाला है, सितम ये कि माहौल पूरी तरीके से नीचे की तरफ का, और उसमें आप रिस्क ले रहे हैं इतना बुरी तरीके से। तो इसलिए क्या करना है, हमें न्यूज वगैरह पर भी थोड़ी बहुत नजर रखने की आदत बना लेनी चाहिए। शेयर मार्केट से अगर आप लगेंगे ना, तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, एक इंसान का जो जहन बन जाता है वो एक जनरल नॉलेज के अंदर भी बड़ा इजाफा हो जाता है। ये अपनी एक मालूमात है। कंपनियों को जब पढ़ते हैं देखते हैं ना, तो पहले मैं सामान खरीदने जाया करता था मार्केट के अंदर, तो कोई कंपनी नजर आती तो कुछ नहीं समझा, दुकान वाले ने कह दिया कि ये कंपनी अच्छी है, अरे बड़ी अच्छी कंपनी है, ले लिया, ये ले लो, वो ले लिया, ठीक है। अब जाओ तो जब जो शेयर मार्केट में जब कंपनियां होती हैं, तो उनका प्रोडक्ट जब मार्केट में नजर आता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये कंपनी ऐसी है, ये कंपनी ऐसी है, और इसकी मांग ज्यादा वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगता है। नॉर्म अपनी उमूमी जिंदगी के अंदर भी शेयर मार्केट से हट करके भी आपको फायदा होता नजर आएगा। चलिए, एक तीसरी चीज जो होती है, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट टीम। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट टीम बोलते हैं। अब मैनेजमेंट टीम का क्या मतलब, अब न्यूज वगैरह की मिसालें मैं नहीं दे रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा इस वक्त, वरना अभी आप देखिए ईरान इसराइल जब जंग छिड़ी तो मार्केट गिरी। इसी तरीके से इंडिया और अमेरिका की अभी कुछ दिन पहले जो ट्रेड डील हुई थी मोदी जी की और ट्रंप साहब की, जो मामला इत्तेफाक हो गया, जो इख्तिलाफ चल रहा था टैरिफ के सिलसिले में, वो अब ये बताइए, रात में शाम के वक्त मुआयदा हुआ, रातों रात में मार्केट में इतना बवाल आया, मतलब इतने बाइंग ऑर्डर लगे कि अगले दिन एक महीने से जितनी मार्केट गिरी हुई थी एक दिन में रिकवर हो गई थी। वो भले से ऊपर उसी दिन जा करके गैप अप ओपनिंग हो गई, यानी ऊपर बिल्कुल खुला जाकर के मार्केट, फिर नीचे उसी दिन आ गए, लेकिन मतलब एक दिन में पूरा रिकवर कर दिया था मार्केट ने। तो ये असर हुआ करता है न्यूज। अब किसी को उस दिन न्यूज ना पता होती तो जाकर के वो कहता है एक महीने से मार्केट गिर रही, चलो हम भी सेल कर देते हैं, तो वो दिन खरीदने का था। चलिए, एक चौथे ना तीसरे नंबर की चीज जो होती है जिसको हम बोलते हैं एमटी, यानी क्या बोलते हैं, एमटी का मतलब होता है मैनेजमेंट टीम। देखिए, हमेशा एक इदारा या कोई चीज जो तरक्की करती है, वो किसी न किसी एक अच्छे लीडर, अच्छे कायद के अंदर तरक्की करती है। आपको पता ही होगा, हर मुल्क के अंदर, हर सूबे के अंदर, हर इदारे के अंदर एक न कोई नुमाइंदा और एक उसका कोई सदर और कोई मैन, कोई हेड होता है, एक टीम होती है। जो अगर कामयाब ना हो, नाकाम हो, तो जाहिर सी बात है वो इरादा इदारा तरक्की नहीं कर सकता। तो ऐसे शेयर मार्केट के अंदर भी कंपनियों की मैनेजमेंट टीम हुआ करती है, और इस मैनेजमेंट टीम के बारे में भी हमें थोड़ा सा जांच पड़ताल करनी पड़ती है। क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे इनके ऊपर केस तो नहीं है, या इनका कोई पीछे बैकग्राउंड, इनका माजी कोई खराब तो नहीं है, ठीक बात है। ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी को डुबो दें, या कुछ पीछे घोटाला वोटाला कर दें, या शेयर होल्डर के साथ कुछ धोखा पोका कर दें, ऐसी चीजें तो नहीं कर लें। जैसे आप देखिए, विजय मालिया का आप नाम सुनते होंगे, इसकी कंपनी थी किंगफिशर कंपनी। अब देखिए, विजय मालिया जो पैसे लेकर के भाग गया, गैर मुल्क भाग गया, तो कल को अगर विजय मालिया फिर दोबारा से इंडिया में आ जाए और कंपनी खोल दे, तो क्या आप उसकी कंपनी का शेयर खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। बस हमारी नहीं, तो इसलिए इसका भी असर पड़ता है। अलबत्ता ये चीज लॉन्ग टर्म वाले शेयर के लिए ज्यादा फायदेमंद हुआ करती है। एक चीज मैं बता दूं आपको कि फंडामेंटल की वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा मुफीद है, लेकिन हमें तो दोनों के लिए क्या करना है, देखना है। लेकिन मैनेजमेंट टीम को थोड़ा सा आप शॉर्ट टर्म के लिए है तो अपना नजरअंदाज भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। चलिए, अगली चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नंबर 4 की, उसको हम बोलते हैं पीएनएल, यानी नफा और नुकसान। क्या बोलते हैं? नफा और नुकसान। यानी कंपनी को हमें देखना होता है कि कंपनी के प्रॉफिट को हम देखते हैं कि कंपनी, देखिए वैसे तो फंडामेंटल बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं आपको मक्खन मक्खन चीजें पढ़ा रहा हूँ। देखिए, कंपनी नफा उठा रही है कि नहीं उठा रही। देखिए, एक कंपनी अगर खुद कमाई ना कर रही हो, खुद नफा ना उठा रही हो, तो वो कंपनी कल आपको क्या देगी मार्केट? कुछ नहीं देगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उस कंपनी को पैसे देना आपका, और उस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना एक बेकार फजूल का अमल है। और ये चीज कम से कम हमें पीछे के डाटा निकाल करके 2 3 साल 4 साल का तो देख रहे चाहिए कि कंपनी के मुनाफे के अंदर लगातार ग्रोथ हो रहा हो। कंपनी 3 3 माह की और साल साल भर की रिपोर्ट शाया करती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको चल करके वहां पर डाटा मौजूद होता है। तो हमें 3 3 माह का भी देख लेना है, 2 3 क्वार्टर का पीछे का, और ईयरली के हिसाब से भी देखना है, साल के हिसाब से भी, कि कम से कम 2 3 4 साल से कंपनी लगातार प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही हो। ऐसे नहीं हो कि घट रही, क्योंकि मैंने फिर कहा कि एक कंपनी हो सकता है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो नीचे जा रही, लेकिन 2 4 10 दिन के लिए आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगी, तो आपको लगे कि बड़ी अच्छी कंपनी, तो ये देख करके फैसला नहीं कर लेना है। ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से आदमी टेक्निकल देख के फैसला कर लेता है कि यहाँ से खरीद लो, यहाँ से गिरेगा, यहाँ बेच के निकल लो, ये अलग चीज है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी, एक अच्छी कंपनी चुनने के लिए जरूरी ये है, मजबूत कंपनी की, वो कंपनी क्या लगातार रेगुलर क्या प्रॉफिट, अभी बताइए प्रॉफिट बना, ये बताइए एक कंपनी जो ऐसे ऐसे इस साल इसका इतना प्रॉफिट, अगले साल इससे थोड़ा आगे है, फिर अगले साल इससे थोड़ा, हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, यानी ग्राफ की शक्ल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मसलन 100 करोड़, फिर 150 करोड़ हो गया, फिर यहाँ पर जाके 200 बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप इसमें पैसा डालेंगे तो जाहिर बात है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपके शेयर पर भी इसका असर दिखेगा। लेकिन एक रेगुलर नीचे गिर रही, उसका लॉस में जा रही कंपनी, या उसका नफा गिरता हुआ जा रहा है, अब उसमें जाकर के आप 5 साल की प्लानिंग करके पैसा आप डाल दीजिए, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो इसलिए ये चीज हमेशा आपको देखनी है कि कंपनी का नफा प्रॉफिट लगातार बढ़ना चाहिए, 3 4 साल का डाटा देखना चाहिए आपको पीछे कम से कम।
चलिए, इसी तरीके से 10 साल का देख लो तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब वो अपने हिसाब से है कि कितना आपको टाइट करना है माल को। चलिए, नंबर 5 ये है कि किसी भी कंपनी के हम बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमको डाटा मिल जाता है, वो कंपनी जब से कायम हुई है या माजी का डाटा जो भी हुआ है, 10 साल 20 साल के जो भी होता है, उसको हम देख करके पढ़ते हैं कि कंपनी कितना तरक्की कर रही है, कितना उसके पास पहले से माल था, कितना अब हो गया, कितना कर्जा है वगैरह, बहुत सारी चीज उसके अंदर पढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर तकरीबन 3 चीजें हमें पढ़ना जरूरी होती हैं। नंबर 1, कंपनी के एसेट्स। क्या बोलते हैं? कंपनी के एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है असासा। अब इसको आप सिंपल से यूं कह सकते हैं, वो तमाम चीजें जिनके जरिए से कंपनी के पास इनकम बन करके आए, जिनसे कंपनी कमाई कर सकती है, उसको हम बोलते हैं एसेट्स असासा। जैसे मशीन, बिल्डिंग, जमीन, जायदाद, प्लांट, पास में ये सब तमाम चीजें जितनी होंगी, ये सब क्या होंगी? एसेट्स। तो कंपनी के एसेट्स के अंदर इजाफा होना चाहिए। कंपनी के एसेट्स के अंदर क्या इजाफा होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? देखिए, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ। 10 साल पहले अगर मैं एक दुकान खोलता और ठेले पर खोलता, और 10 साल के बाद भी अगर मैं ठेले पर हूँ, तो आप क्या कहेंगे? ये बंदा कुछ भी तरक्की नहीं किया। 10 साल पहले ठेले पे दुकान खोला था, आज भी ठेले ही पर चल रहा है, कुछ भी तरक्की नहीं कर रहा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, यकीन, बात बिल्कुल सही है आपकी। और अगर मैं 10 साल के अरसे में ठेले से फिर किराए की दुकान में, किराए की दुकान से फिर एक बड़ी दुकान अपनी बना ली, फिर एक बड़ी दुकान से मैं मार्केट का होलसेलर बन के बैठ गया, और बड़ा बड़ा माल मेरे यहाँ से ट्रक लदने लगे और गाड़ियां लदने लगी। ठीक है, सब्जी बेच रहा था, लेकिन सब्जी की गाड़ी अब लदवाने लगा मैं। तो अब मुझे अब बताइए क्या होगा यहाँ पर? अब ये होगा कि आप खुद कहेंगे कि यार 10 साल में कितना तरक्की कर गया। वो मेरा एसेट्स है, वो मेरा असासा है। यानी जितनी मैंने जमीन कायम की, जितनी मैंने मशीनें लगाई, जितनी मैंने बिल्डिंग में, वो सब मेरे एसेट्स हैं। उससे मेरे क्या असासे हैं, उनसे मेरी कमाई बढ़ेगी। जितना वो बढ़ेंगे उनसे मेरी कमाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसलिए किसी भी कंपनी के एसेट्स क्या हैं? बढ़ते रहने चाहिए। दूसरा नंबर की चीज उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है, लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा या वाजिबुल अदा जिम्मेदारियां। तो कर्जा जो है किसी भी कंपनी का जो है बहुत कम होना चाहिए, यानी घटते रहना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है। कितना है? घटते रहना चाहिए कंपनी का कर्जा। असमारी में समारी क्यों? इसलिए कि कर्जा जिसके ऊपर होता है ना, आपको खुद भी फील होता होगा, उसके ऊपर मतलब जिंदगी बड़ी अजीरन होती है और बड़ी दुश्वार होती है, और उसके लिए आजादी के साथ काम करना ये बड़ा मुश्किल अमर होता है। लिहाजा किसी भी कंपनी के लिए जरूरी ये है कि कर्जा उसका क्या है? घटते रहना चाहिए। बस हमारी नहीं। चलो, अगर नहीं घट रहा तो इतना भी काबिल बर्दाश्त है कि फिर बढ़े ना, एक जगह पर कंटिन्यू कंपनी क्या रोक करके, होल्ड करके, चलो ठीक है, कंट्रोल किए हुए, ठीक है। लेकिन ज्यादा थोड़ा रिस्क लेना तो इतना भी चल सकता है कि चलो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी क्या है? अपना मुनाफा बढ़ा रही है। कंपनी क्या कर रही है? अपना मुनाफा बढ़ाते हुए जा रही, कंपनी कमाई कर रही। तो हम कहेंगे चलो कर्जा तो ले रही, लेकिन चलो कर्जे का अच्छा इस्तेमाल कर रही, ठीक है, और कोई मसला नहीं, बढ़ रहा, कोई ज्यादा परेशानी और घबराने की बात नहीं है। अव्वल तरीका तो यही अफजल तरीका कि घटना चाहिए, या ना घटे तो बढ़े भी ना। नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी। इक्विटी का मतलब वही शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग हम बोलेंगे, शेयर होल्डर का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलेंगे। अब देखिए, मैंने आपको पीछे सबक के अंदर बताया था कि जब कोई कंपनी पहली मर्तबा शेयर लेकर के आती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ। और फिर वो शेयर बन जाता है। पहले आईपीओ होता है, फिर बाद में क्या बन जाता है? वो शेयर बन जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कंपनी को दोबारा फिर आवाम से पैसा लेने की जरूरत पड़ जाती है, तो कंपनी जानते हो क्या करती है? कंपनी करती है एफपीओ। कहलाती है, पहले क्या था? आईपीओ, और इस बार क्या लाएगी? एफपीओ। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पहले क्या था? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और एफपीओ का मतलब क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कि दोबारा आवाम से हिस्सेदारी दे करके पैसे लेना। बस हमारे कितने समझ? जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, इंडिया ने अगर 400 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को 150 पे ऑल आउट कर दिया टेस्ट के अंदर, तो इंडिया दोबारा खेलने के लिए बुलाई थी कि आओ फिर आ जाओ, तो इसको बोलते हैं फॉलो ऑन। तो ऐसे यहाँ पर भी एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। पब्लिक को दोबारा हिस्सा अपना दे रही कंपनी। तो देखिए, किसी भी कंपनी का जो इक्विटी या शेयर होल्डिंग जो होता है ना, ये बढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा। बस हमारे ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव पहलू माना जाता है, मनफी पहलू माना जाता है। क्यों? उसकी वजह ये है, देखिए, खिलाफ कयास कुछ चीजें हो जाया करती, कभी बढ़ेगा तो भी ठीक रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन उमूमी तज्जिया मैं आपको बता रहा हूँ करना। क्यों? इसलिए कि आप खुद ही देखिए, मैं अपने कंपनी की हिस्सेदारी बार बार लोगों को क्यों फरोख्त करूंगा? भाई मैं चाहूं तो मैं अपनी कंपनी से कमाई करूं, फिर उससे जो कमाई बने उस कमाई से मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं, फिर और कमाऊं, फिर उससे काम आगे बढ़ाऊं। लेकिन मुझे क्या जरूरत पड़ रही कि मैं अपना हिस्सा बार बार बेच रहा हूं लोगों को? ये कंपनी की कमजोरी को जाहिर करता है कि सही से काम वाम नहीं हो पा रहा है इनका, और बार बार लोगों को हिस्सेदारी देनी पड़ रही। भाई अगर
ये सही से काम करते तो जाहिर सी बात है क्यों हिस्सेदारी फरोख्त करनी पड़ती। तो बार बार अपना पार्टनर बनाना, जितना पार्टनर बनाते हुए चले जाएंगे उतना ही कंपनी के हाथ से इनके निकलती चली जाएगी, एक तरीके से कमजोरी है। तो इसलिए क्या करना है, हमेशा देखना है कि ये चीज भी बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन चलो अगर थोड़ा बहुत है बढ़ रहा है और लेकिन कंपनी प्रॉफिट बना रही है, अच्छा इस्तेमाल कर रही है, तो भी कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन जो उमूमी तस्वीर हैं वो यही होंगे कि कर्जा घटे, एसेट्स बढ़े और इक्विटी बढ़े ना, बल्कि अपनी जगह पर हो या फिर घट रही तो भी चलेगा। चलिए, एक छठी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो। क्या बोलते हैं? कैश फ्लो बोलते हैं। कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कंपनी का कंपनी की कुव्वत को, ये इस बात को जाहिर किया था कि उसके पास माल कितना आ रहा है, कहाँ से और कहाँ जा रहा है। यानी देखिए, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। कंपनी जैसे मिसाल के तौर पर उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, 100 करोड़ की कमाई की, तो कंपनी ने वो माल जो बेचा 100 करोड़ का, वो उसको वो उसका पैसा लोग दे भी रहे हैं कि नहीं भी दे रहे हैं, या जो उसने कर्जे पे लोगों को दिया पैसा कितने दिन में इस कंपनी को मिल जाएगा। इसमें मजीद अंदर की तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा हूँ, कंफ्यूज होंगे आप। सिंपल सा ये पहलू आप ये समझ लीजिए, कैश फ्लो हमेशा कंपनी का मुस्बत हो, बढ़ रहा हो। कैश फ्लो की डाटा जाहिर करता है कि कितना इसके पास से आ रहा है, कितना जा रहा है। देखिए ऊपर की जो चीजें हैं, एक मिसाल में चलिए मैं थोड़ा सा वाजे करता हूँ इसको। और देखें, अगर मैंने 100 करोड़ रुपए का माल बेचा, 100 करोड़ की मैंने कमाई की, तो कमाई तो 100 करोड़ की मैंने कर ली, लेकिन जाहिर सी बात ये कंपनियां जो होती है ना, सारा नकद लेन देन नहीं करती हैं, सारा लेन देन नकद नहीं कर। अब कंपनी की वजह मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मुफ्ती अफान ने 100 करोड़ का माल बेचा, तो अब क्या कहेंगे कि मुफ्ती अफान ने 100 करोड़ की कमाई करी, 100 करोड़ की कमाई करी, यकीनन 100 करोड़ की कमाई करी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उधार माल लेता हूँ। जाहिर सी बात है जो बड़े लोग होते हैं उधार, इनका मामला है, हम लोग की तरह नहीं होते हैं दुकान वालों की तरह की उधार नहीं मिलेगा, इनका सब ऐसे ही मामला होता है। आज माल गया, एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद पेमेंट होगा, इस तरीके के मामला इनके हुआ करते हैं। तो क्या हुआ, मैंने 100 करोड़ का बेच तो दिया, माल तो मैंने दे दिया, लेकिन वो पैसा मेरा आ रहा कि नहीं आ रहा, कितने दिनों के अंदर मुझ तक पहुंच रहा, पहुंच भी रहा कि नहीं, लोग टाल तो नहीं रहे हैं एक एक साल, दो दो साल तक पैसा हमारा, ये हकीकत में पैसा आ भी रहा हमको कि नहीं आ रहा है। इन तमाम डिटेल वगैरह को पढ़ने के बाद में जो आ रहा होता है, ये कैश फ्लो के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिंपल सा आपको मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको, मक्खन मक्खन, कि कैश फ्लो मुस्बत होना चाहिए और ऊपर की सिमत में होना चाहिए। ठीक है, एक आध क्वार्टर में, एक आध साल में थोड़ा 19-20 आता है, झेल लिया है, लेकिन लगातार अगर मंफी में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो ये थोड़ा सा घबराहट की चीज होती है कि लोग माल तो ले रहे हैं, 100 करोड़ की कमाई तो उनकी हो गई, लेकिन वो पैसा इनको मिल नहीं रहा है, वो पैसा इनको मिल नहीं रहा। जैसे आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ मुफ्ती अफान, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे एडमिशन आते हैं, कहते हैं मैं 2 महीने बाद क्लास करूंगा, मेरी सीट रिजर्व कर लीजिए और मेरा एडमिशन ले लीजिए। सिंपल सी बात कि भाई, मैं आपकी सीट रिजर्व कर लूं, मैं आपका एडमिशन कैसे ले लूं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे अगर मैं नंबरात लोगों के सेव करूंगा, ऐसे मैं एडमिशन करने लगूँ, तो मेरा दिमाग कतई हो जाएगा। सिंपल सा है, आप फीस भेज करके स्क्रीनशॉट नाम एड्रेस भेजिए, आपका नंबर सेव कर लेंगे, बैच का वक्त आएगा हम आपको ऐड कर लेंगे। ऐसे हम किसको किसको याद दिलाएंगे बैच का आगाज होने जा रहा है? क्यों? इसलिए कि हम एडमिशन ले लेंगे, गोया कि या हम कोर्स आपको दे दिए, तो गोया कि हमने तो माल आपको दे दिया। अब मैंने मिसाल के तौर पर, मिसाल ऐसे मैंने 50 एडमिशन ले लिए, तो अब देखने वाला तो कहेगा मुफ्ती अफान ने 50 एडमिशन ले लिए, मुफ्ती अफान ने 50 एडमिशन ले लिए, लेकिन क्या वाकई वो 50 एडमिशन ने मुझे पैसा दिया भी कि नहीं दिया? ये चीज हम कैश फ्लो से समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात ये आपको समझ में आई होगी। तो ये चीज क्या है, मुस्बत होनी चाहिए, बस हमारी नहीं। चलिए, तो कितनी चीजें हो गई? सेक्टर, एमपी, एमटी, पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और पांचवें नंबर पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तीन चीजें थी, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, और छठे नंबर की जो थी वो कैश फ्लो चीज थी। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसका मैंने अव्वल तरीका यही बताया है कि बीएससी एनएससी की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, और कंपनी एनुअल रिपोर्ट शाया करती है, पूरी किताब होती है, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन आमतौर से उसमें इंग्लिश में और बहुत सारी चीजें हुआ करती, तो आप इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे। हम लोग भी वहां पर नहीं देखते हैं, तो जो मटेरियल ज्यादा होता है, जो बहुत गहराई में पढ़ते हैं, वही वहां देखते हैं। तो इसलिए सिंपल सा जिस ऐप को भी आप इस्तेमाल करते होंगे, उसमें बेसिक सी सिंपल सी छोटी छोटी जानकारियां क्या हैं, मौजूद होती हैं। क्योंकि इतनी चीजें जो हैं, जाहिर सी बात है, क्या बोलते हैं, क्या मैं क्या मौजूद होती हैं, जाहिर सी बात है, ये बेसिक चीजें भी अगर कोई ना देखे, ऐप के अंदर ना दे, तो फिर उसे कोई यूज ही नहीं करेगा, तो इसलिए जरूरी चीजें दे देते हैं लोग। और उम्मीद है आपको इस बात का भी एहसास हो रहा होगा, जो लोग कहते हैं कि मुझे बता दीजिए शेयर मार्केट कैसे करना है, ये लफ्ज सुनिए, बता दीजिए मुझे कैसे करना है। मैं ये कहता हूँ कि बता कैसे दूं? क्या 1 मिनट में बताना मुमकिन है, 2 मिनट में बताना मुमकिन है? ये चीज तो ऐसी है कि 15 दिन तक सबक चलेगा, फिर भी हम यही कहेंगे कि आप पूरा नहीं सीखते हैं यहाँ पर। बस हमारी भी हमारी। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा ऊपर किसी भी शेयर को सर्च करता हूँ कोने के अंदर, और चलिए मैं इसी को देख लेता हूँ जो ऊपर है, वही फंडामेंटल साइड में लिखा, वहां पर हम जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके हम जाएंगे सबसे पहले नंबर पर देखने के लिए, तो यहाँ पर आपको सेक्टर मिल जाएगा। ये आपको सेक्टर मिल गया। अच्छा, सेक्टर क्या है इसका? मेटल एंड माइनिंग।
अब मेटल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे लोहा तांबा वगैरह, इन तमाम चीजें से सब सेक्टर के मेटल के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अब फिर मेटल के अंदर भी और सब सेक्टर, यानी नाइफ सेक्टर या इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, ये बच्चा अरबी दर्जात के ये बच्चे हैं, तो अरबी दर्जात के अंदर भी तो फिर मुख्तलिफ दर्जे बन जाते हैं, कोई अरबी अव्वल का होगा, कोई दोम में होगा, कोई सोम में होगा। मैं कहूँ कि ये बच्चा जो है बीए कर रहा है, तो बीए कर रहा है, तो बीए तो फिर बहुत सारे सब्जेक्ट में होगा ना, कोई इंग्लिश में है, कोई फारसी में है, कोई अरबी में है, कोई उर्दू में है, कोई पॉलिटिकल साइंस में, ऐसे ना। तो ऐसे यहाँ पर भी मेटल है, लेकिन मेटल में बहुत सारे शोबे आपको नजर आएंगे। आईटी होगा, यानी आईटी से ताल्लुक रखती कंपनी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखेगी, लेकिन फिर उसमें बहुत सारी, कोई सॉफ्टवेयर के ताल्लुक से होगी, कोई कंप्यूटर के ताल्लुक से होगी, कोई फोन के ताल्लुक से होगी, कोई और ताल्लुक से होगी। तो ऐसे उसमें भी नायब सेक्टर, तो दो चीजें आपको, सेक्टर भी आप देखिए, और ये इंडस्ट्री जो आप, जिसको आप सब सेक्टर आप कह सकते हैं, या ये आप कह लीजिए, इन दोनों को भी आप, ये दोनों तकरीबन एक ही होते हैं, ठीक है। इसको भी आप क्या करिए, देखने की कोशिश करिए। अब इसको कैसे हम समझेंगे, देखिए, सेक्टर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 15-20 आपको मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जब आपको सेक्टर देखना, तो आप क्या करेंगे, आपको एक काम ये करना है कि आप पहले नहीं समझ पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो आपको 15 से 20 मरतबा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं एक चीज कहा करता हूँ कि आप सऊदीया जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे तो लगता है पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट से अच्छा कोई मैदान नहीं, लेकिन आदमी सीख ले थोड़ा सा बस। मुझे ये बताइए, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, कितनी कितनी घंटे घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 1,000 रुपया 500 रुपया पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? 1,000 भी नहीं पा रहे हैं यार, अगर 1,000 पा लें तो 30,000 मंथली तनख्वाह हो गई। 30,000 तनख्वाह अच्छी तनख्वाह मानी जाती है, लेकिन नहीं पा रहे हैं, 700 500 600 पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं? जो वक्त फेसबुक में, यूट्यूब में, रील्स में गुजारते हैं, उसमें थोड़ा सा देखिए। क्या करना आपको, आपने पहली मरतबा नहीं पता, इसको उठाया, गूगल किया, आजकल एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, उनमें जान लिया कि मेटल सेक्टर में क्या काम होता है, या इसमें कौन किस्म की कंपनियां आती हैं, और ये क्या मटेरियल बनाती है, क्या काम करती है। तो आपके सामने वो आपकी जुबान में, आसान जुबान में बता देगा कि भाई मेटल सेक्टर के अंदर क्या होता है, ये कंपनियां आती है, ये काम होता है। तो आपको पता चलेगा कि यार इसके अंदर तो ये होता है, और हमारे इर्द गिर्द में और मुल्क की, उसको देख कर एक अंदाजा होता है कि हाँ इसकी तो मांग है। अभी इसमें सोने का काम होता है, इसमें चांदी का काम होता है, इधर यार ये तो दवाओं की कंपनी है, ये तो आईटी सेक्टर, यानी ये तो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखती है वगैरह। तो आपको इसको एक मतलब देखेंगे, दोबारा जब किसी कंपनी के अंदर ये नाम लिख करके आएगा, तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मरतबा आपको मेहनत करनी होगी। इतना भी नहीं करते हैं तो फिर वही फिर कर लीजिए कि मजदूरी करिए, और उसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी, पूरा दिन आप काम करेंगे, 600 रुपया पाएंगे, उसमें इंसान खुश रहता है। ये मेहनत नहीं कर सकता है। चलिए, दूसरा काम क्या है, मुझे, मैंने कहा न्यूज देखना, न्यूज के लिए एक उसका तरीका वही कि आप क्या करते हैं, एक तो ऐसे सोशल मीडिया पे तो बड़ी बड़ी न्यूज़ें आ ही जाया करती हैं, लेकिन क्या करना आपको, एक मनी कंट्रोल ऐप आता है, हिंदी के अंदर भी शायद आता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर भी आता है, मनी कंट्रोल करके आता है। तो ये आमतौर से जो शेयर मार्केट के ताल्लुक से न्यूज़ हैं, ये न्यूज़ें इस पर मिल जाया करती हैं आपको। तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट भी इनकी, और तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वगैरह वगैरह। चलिए, और क्या बोलते हैं, इसी तरह से जो लोग अखबारात पढ़ने के आदी हैं, अखबारात के अंदर एक पेज होता है जो इकोनॉमिक्स करके होता है इंग्लिश के अंदर, और उर्दू के अंदर पता नहीं क्या करके होता होगा, मेरे जहन में नहीं। आलमी पेज जो होता है, शायद आलमी वाला जो पेज होता है, उसमें इस किस्म की न्यूज़ें मिल जाया करेंगे आपको, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एक और ऑप्शन ये है कि एक उमूमी न्यूज़ है, और एक ये है कि फला शेयर, जिस शेयर को आपने खरीदा उससे रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर नजर रखना है। तो यहाँ पर आप न्यूज़ का ऑप्शन देखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर उस शेयर से ताल्लुक से न्यूज़ आपको मिल जाएगी, जरूरी न्यूज़ है। जैसे अब ये 9 दिन पहले की न्यूज़ आई इसकी, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या, ये 9 दिन पहले की, ये भी 9 दिन पहले की, वगैरह वगैरह। तो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको करना ये है कि हमको भी इंग्लिश नहीं आती, आपको भी इंग्लिश नहीं आती, तो पहला तरीका तो इंग्लिश आनी चाहिए थी हम लोगों को। इंग्लिश ना आने की वजह से मेरे पता नहीं कितने काम रुके हुए हैं, मैं बहुत सारी चीजें पढ़ना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर इंग्लिश आए तो एक किताब पढ़ के वो चीज मैं हासिल करूँ, लेकिन इंग्लिश नहीं आ रही तो मुझे 4-6 किताब पहले पढ़नी पड़ती हैं, और फिर पता नहीं क्या क्या कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। चलिए, तो क्या इंग्लिश नहीं आती तो क्या करना है, इसको आप गूगल कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, गूगल से पूछ लेंगे। इतना क्यों नहीं कर सकते आप? 10 मिनट का काम, 5 मिनट का काम, 2 मिनट का काम ही नहीं कर सकते आप? चलिए, दो काम हो गया। तीसरा काम, मैनेजमेंट टीम एनुअल रिपोर्ट जो भी कंपनी की शाया होती है, उसमें आपको फहरिस्त अनावीन ऐसे मिल जाएंगे, उसमें जैसे किताब होती है, वैसे यहाँ पर एक एनुअल मैनेजमेंट टीम का भी एक हिस्सा होता है कि फला इस कंपनी के सीईओ, इस कंपनी के जिम्मेदार वगैरह वगैरह, वहां पर भी आप उनको पढ़ सकते हैं। फिर गूगल वगैरह भी रिसर्च कर सकते हैं उनके बारे में, वगैरह वगैरह, लेकिन वो आमतौर से हम भी नहीं देखते हैं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं, कोई ज्यादा खास, लॉन्ग टर्म वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है वो। चलिए, कितनी चीजें हो गई, 3 चीजों की। चौथी चीज क्या मैंने बताई थी, पीएनएल देखना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो उसको देखने के लिए इधर फंडामेंटल पे आएंगे अब। फंडामेंटल में देखने के बाद नीचे जाएंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का खाका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, खाका, ये आप देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का खुलासा है। ठीक है, इस तरह अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या करना, फाइनली मोटा मोटा हिसाब मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा था नेट प्रॉफिट आपको नजर रखना है, ये नेट प्रॉफिट वाला जो हिस्सा होता है, नेट प्रॉफिट वाला हिस्सा क्या होता है, ईपीएस। आप कल मैंने पढ़ा था, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस।
यानी किसी कंपनी के अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर कितना इजाफा हुआ। तो जितना कंपनी नेट प्रॉफिट कमाएगी उतना आपको ये इजाफा होगा। तो जब नेट प्रॉफिट ही कंपनी का ना बढ़े, यहाँ नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ दो चीजें मिलेंगी, कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का तने तनहा आप देखना चाह रहे हैं कि ये कुछ लोगों के साथ मिल करके काम करते हैं उन सब का, तो हमेशा बेहतर ये होता है कि कंसोलिडेट यानी मजमूई डाटा लेना चाहिए हमें। जैसा कि मैं आप यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आगे पीछे हो रहा है, आप देख रहे हैं डाटा, तो हमें कंसोलिडेट वाला डाटा लेना चाहिए, यानी मजमूई डाटा लेना चाहिए। इधर बगल में देख लें ईयरली और क्वार्टरली का डाटा आप देख लें, यानी 3 3 माह का देखना है कि 1 1 साल का। तो हमें क्या करना, दोनों देख लेने चाहिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ईयरली के हिसाब से देखना, 3 4 साल कंपनी लगातार प्रॉफिट बनानी चाहिए। चलिए, अब इसका मुझे देखना है, मैं पीछे गया। अब आप पीछे जाकर देखेंगे मार्च 2015 के अंदर ये कंपनी कितने नुकसान के अंदर थी, 39 करोड़ का नुकसान है। मार्च 2016 में के तकरीबन कितना प्रॉफिट हुआ, 153 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 19 रुपए का क्या हुआ इसका पर शेयर का मुनाफा हुआ आदमी को। जाहिर सी बात है, अगर किसी ने यहाँ पर शेयर खरीदा होगा, 4 रुपए नुकसान में रहा होगा, वो कहीं ना कहीं 19 रुपए पर शेयर प्रॉफिट में आगे निकल गया। तो जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ रहा तो फिर आपको बढ़ने वाला नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, फिर 19 करोड़ का इसको नुकसान हो गया, यानी रिजल्ट फिर खराब आया कंपनी का। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं चीजें फिर क्या है, बदलती हुई नीचे नजर आएंगी। तो मैं ज्यादा अब इस पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कि जब जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर यहाँ 383 करोड़ हुआ तो आपका पर शेयर 45 रुपए का इजाफा हो गया। पीछे क्या था, 38 माइनस में था, 38 करोड़ माइनस में था। तो इस तरीके से कंपनी क्या है, लगातार रेगुलर। अच्छा, अब इसको अगर आप देखना है ना, तो रेगुलर अगर आप देखेंगे पीछे उथल पुथल चल रही, लेकिन अगर इसको आप रेगुलर देखना कि तकरीबन तकरीबन ये रेगुलर कब से प्रॉफिट ठीक ठाक बना रही, तो 2 साल से अगर आप इसको देखेंगे तो 2 साल से इसका रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, 282 करोड़, 289 करोड़, यानी गिरने नहीं दिया अपने नीचे। इधर देखेंगे तो उथल पुथल है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका असर ये हुआ कि इधर कंपनी ने 1.5 साल के अंदर 200 रुपए से 900 रुपए तक कंपनी गई है। पिछले नवंबर ये कंपनी मैंने अपने लिस्ट में ऐड की थी, यानी खरीदा तो नहीं, मतलब छोटे छोटे ट्रेड लिए हैं, लेकिन काश लॉन्ग टर्म के लिए डाल देता तो कितना फायदा होता, लेकिन जाहिर बात है दिमाग नहीं काम करता वक्त पर सभी का। 2024 के सितंबर के हिसाब से आप देखेंगे, अगर इसका चार्ट निकाल के देखेंगे, सितंबर के हिसाब से ये चली थी 254 रुपए पे जब इसका रेट था, तो मैंने इसको अपनी लिस्ट में देख ली। सोशल मीडिया पे एक जगह मैंने देखा ये शेयर को, तो मैंने कहा लो देखते हैं इसको। तो 254 से ब्रेकआउट किया था, फिर 254 से चल करके एक 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ये 950 के आसपास तक गया इसका रेट, यानी तकरीबन एक शेयर तो जो 250 का उस वक्त था वो 9,925 तक गया। यानी खुलासा ये है, मोटा मोटा 5 लाख रुपए डालते तो 20 लाख के आसपास तकरीबन हो गया था, 15 से 20 लाख के आसपास हो गया था। 2 लाख डालते 6 से 7 लाख हो गया था। ठीक है, तो अब इसका असर देखिए कि रेगुलर 2 साल से प्रॉफिट कंपनी बना रही। तो इस तरीके से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो इस पर नीचे इस पर भी हमको असर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हमारा जो पैसा यहीं से बनता है, ईपीएस से ही बनता है। चलिए, इसके अलावा यही वजह है कि कंपनी के आप रिजल्ट सुनते होंगे, जिस दिन कंपनी का रिजल्ट आता है ना, तो लोगों की नजरें होती हैं। अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ गया, यानी प्रॉफिट वगैरह सब ठीक ठाक है, तो उसके अगले दिन आप देखते होंगे कंपनी धूम मचा देती है, 10%, 15%, 20% भाग जाती है एक दिन के अंदर। और कंपनी का रिजल्ट खराब आ जाता है तो अगले दिन तूफान कयामत ढा देती है, यानी बुरी तरीके से गिरावट का शिकार होती है कंपनी। बात सुन मारी कि नहीं सुन मारी, तो इस तरीके से ये चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगली चीज मैंने बताई थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को देखने के लिए अगर हम जाएंगे तो ये बैलेंस शीट का दूसरा वाला हिस्सा आपको बगल में नजर आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे, मैंने कहा था इसमें 3 चीजें देखनी। इसमें 3 चीजें ये देखनी है कि सबसे पहले नंबर पे आपको देखना है एसेट्स। तो कंपनी के एसेट्स जो है इसके अंदर इजाफा हो तो बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर क्या इजाफा हो तो बहुत, अब देखिए ये तो एसेट्स की बात होगी। अब इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन आपको मोटा मोटा ये आपको देख लेना है कि ये चीज आपको देख लेनी है, एसेट्स, टोटल एसेट्स। अगर आप देखेंगे कंपनी के एसेट्स को, तो इसके पास में एसेट्स जो थे ना, 1,000 करोड़, 1,100 करोड़ के आसपास का एसेट्स था मार्च 2015 के अंदर। आज 10 साल के बाद इसके पास एसेट्स से 3,900 करोड़, यानी 1,100 करोड़ से 3,900 करोड़ एसेट्स इसका हो गया है 10 सालों के अंदर। बस हमारी कि हमारी, यानी अगर 100 रुपए का इसके पास पहले जमीन ज्यादा आती तो अब वो 400 रुपए की इसके पास में है। अच्छा, लेकिन इसका लाइबिलिटीज मैंने बताया था, लाइबिलिटीज घटना चाहिए। अब लाइबिलिटीज के अंदर दो लाइबिलिटीज हैं, एक करंट लाइबिलिटीज या एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर जो इसको अदा करना वो करंट में आएगा, 1 साल से ज्यादा लंबी मुद्दत के लिए जो होता है वो नॉन करंट में आएगा। अच्छा, अगर करंट लाइबिलिटीज को अगर हम देखने की कोशिश करें, तो 10 साल पहले इसके पास 1,200 करोड़ की लाइबिलिटीज थी, यानी कर्ज वगैरह था। अच्छा, आज 10 सालों के बाद में 1,200 से हो करके वो कर्जा हो गया 1,700। यानी आप समझने की कोशिश करिए कि लायबिलिटीज उसको कहते हैं जहां से माल हमसे निकलता है।
और एसेट उसको कहते हैं कि माल हमारे पास आता है तो इसका असर देखिए। अब कंपेयर करिए चीजों को। 2010 के अंदर इसके पास, 2015 के अंदर इसके पास 1100 करोड़ एसेट्स एसेट्स थे और 1200 करोड़ लाइबिलिटीज थे इसके पास में। और आज 10 साल के बाद में 2026 के अंदर इसके पास 3900 करोड़ के एसेट्स, यानी 1100 से 3900 करोड़ हो गया। अच्छा, और लाइबिलिटीज कितना है? 1200 से सिर्फ 1700 हुआ, सिर्फ 500 करोड़ बढ़ा है। तो अब अंदाजा लगाइए, इसका असर ये दिखाई पड़ा कि कहीं ना कहीं कंपनी बहुत सारी अपनी चीजें कंट्रोल कर रही है और अपने अंदर क्या है, इजाफा कर रही है। तो इसका इसकी आप बरकत देखेंगे, इसकी बरकत यही देखेंगे कि कंपनी ने कहीं ना कहीं पिछले 1.5 साल के अंदर एक जबरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। बात हमारी कि नहीं हमारी? तो ये चीजें कंट्रोल करनी कंपनी को जरूरी होती है। एक तीसरी चीज मैंने बताई थी, शेयर कैपिटल, यानी इसने कितने शेयर लोगों को दे रखे हैं। तो वही 17 करोड़ इसका पहले से था शेयर इक्विटी के रूप में। अब उसके बाद में आप देखिए 17 कितना कंट्रोल है, यानी 18 से 19 में बहुत ज्यादा उथल पुथल इसने नहीं की है। चलिए, अगली चीज जो हमें देखनी वो होती है कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। तो कैश फ्लो का मतलब होता है जो कुछ इसने माल बेचा, प्रॉफिट हो, वो पैसा आ भी रहा कि नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा है, वो नेट डाटा आपको मुकम्मल देखना, नेट कैश फ्लो आपको देखना है ये। तो अगर आप नेट कैश फ्लो देखेंगे तो रेगुलर इसका नेट कैश फ्लो कहीं ना कहीं क्या है, एक दो तीन कुछ में माइनस है लेकिन अक्सर मुस्बत में ही नजर आएगा। तो ये चीज क्या होती है, कहीं ना कहीं एक मुस्बत पहलू बनी हुई। 18 है, 9 है, फिर एक माइनस में था, दो माइनस में था, 11 है, 9 है, फिर इधर इधर तो आपको मार्च 2024 में 65 माइनस में था। और जब 65 माइनस में इसका आया हम मार्च 2024 में, तो ये 2024 से ही भागना इसने शुरू किया है, 2024 के लास्ट से ही भागना इसने शुरू किया है। मान तो ये चीजें क्या होती हैं, असर हुआ करती। तो इसलिए उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। या आप नीचे इसको ग्राफ की शक्ल में भी क्या है देख सकते हैं, ये ग्राफ की शक्ल में भी, यानी ये इसका नुकसान है, ये इसका रेवेन्यू, यानी कितना माल बेचा, प्रॉफिट इसका क्या है। मतलब इसको ना भी देखें कोई मसला नहीं है आपके लिए, मतलब देखना चाहे तो देख सकते हैं, यानी ऊपर नंबरात की शक्ल में, ये ग्राफ की शक्ल में। चलिए, और बाकी मैंने एक चीज कहा था कि कंपनी अगर जो डिविडेंड वगैरह या बोनस वगैरह का ऐलान करती है तो वो कहाँ मिलेगा। तो आपको सिंपल से ये जो ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अगर जिसका आ रहा होता है कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। क्योंकि इसका कोई है नहीं तो यहाँ लिखा नो कॉर्पोरेट एक्शन टू शो हियर, यानी कोई कॉर्पोरेट एक्शन, कोई कंपनी का ऐसा अमल या फेल या कोई फैसला नहीं जो इसको यहाँ पर दिखाया जाए। लिहाजा क्या है, कोई होगा तो यहाँ पर डाल दिया जाए कि बोनस आया है कि क्या बोलते हैं, बोनस आया है कि डिविडेंड आया है कि क्या बोलते हैं स्प्लिट हुआ, कुछ भी, वो सब यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए मैं दूसरी कोई कंपनी उठाता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ कोई कंपनी। अब इसका आप देख लीजिए, तकरीबन जो गिरावट शुरू हुई एक महीने के अंदर 14% इसने नुकसान कर दिया है, गिरावट आ गई पूरी तरीके से, गिरावट कंपनी के अंदर आ गई। अच्छा, अब नीचे जाएंगे अगर हम, अब इसका सेक्टर देखिए आप, सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका सेक्टर है। इंडस्ट्री क्या है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारी चीज, मोबाइल कंप्यूटर बहुत सारी चीज, तो लेकिन उसमें और खुसूसियत क्या है इसकी, तो ये कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी टीसीएस, आप जानते होंगे टीसीएस बड़ी मशहूर कंपनी है। तो इस तरीके से अब नहीं समझ में आ रहा है इसको आप गूगल करें और समझने की कोशिश करें, एक मरतबा देख लेंगे, अगली मरतबा फिर जब कोई इसी ताल्लुक से कंपनी आएगी तो अब उसको देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस हमारी में तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुल मिलाकर के अब फंडामेंटल बयान आपका हो गया खत्म। यानी अगर एक अच्छा शेयर आपको तलाश करना है तो मैं लोगों से जब मुझसे शेयर पूछते हैं मैं नहीं बताता हूँ। जाहिर सी बात, एक अच्छा शेयर तलाशने के अंदर एक वक्त लगता है देखने के लिए, बगैर वैसे देखे बता दूं तो खयानत होगी, फिर खयानत होगी। तो जाहिर सी बात है ऐसे कौन बता देगा बगैर देखे आपको, इसलिए कौन मतलब जाहिर सी हर किसी बात तो इतना मतलब, अब हम शेयर ही तो बैठे नहीं देखा करेंगे ना भाई। 100 मैसेज अगर लोगों ने कर दिए, 1200-1300 लोग स्टेटस देख रहे हैं, 1400 लोग स्टेटस देख रहे हैं, 100 मैसेज अगर मुझे कर दिए तो मुझे बताइए का शेयर ही मैं देखता रहूं बैठ करके। तो इसलिए किसी भी शेयर को रिसर्च करने के लिए ये एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है उसको सिलेक्शन करने के लिए। इस तरीके के मुताबिक आप गुजरेंगे। धीरे धीरे शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, यकीन मानिए मुझे भी ऐसे ही लगता था शुरू के अंदर। लेकिन चंद दिनों के बाद में एक नजर ऐसे आप देखेंगे, ऐसे ऐसे आप जाएंगे नीचे ना, एक नजर ऐसे मारेंगे, ऐसे 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 आप देखेंगे, हाँ हो गया, ऐसे आप देखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो इंशाल्लाह एक अच्छा शेयर आप मुंतखब कर लेंगे। चलिए, एक बीवी मिल गई तो बीवी मिलते ही फौरन रुखसती नहीं होगा, अब आगे चलती शादी की बातचीत कि बारात किस दिन आएगी और निकाह किस वक्त होगा, रुखसती किस दिन होगी। अब इंशाल्लाह कल से टेक्निकल एनालिसिस शुरू होगा। अब एक अच्छा शेयर आप चुन लेंगे, फिर अब वक्त आता है कि टेक्निकल हिसाब से देखें कि इस लेवल पे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कहाँ से इसमें खरीदा जा सकता है, कहाँ से निकाला जा सकता है, मगर तफसीलात तमाम आगे आ रही हैं। सबक खत्म होता है, सबक से रिलेटेड कोई सवाल है तो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।